हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। देयर विल बी मल्टीपल सेशंस ऑन बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर। आज उसमें से हम बैंक्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंक के टाइप्स क्या होते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स हमने किए हैं जिससे कि बैंक्स पर बर्डन कम हो। जैसे कि हम देखते हैं कि आज इंडिया में बैंक्स के ऊपर सबसे बड़ा जो बर्डन है दैट इज अबाउट द एनपीएस। तो एनपीएस को कम करने के लिए, रिस्क वेटेड एसेट्स को कम करने के लिए हमने कई सारे रिफॉर्म्स किए। इससे रिलेटेड कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई, तो उस पर भी हम बात करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर बैंक्स? Banks are the financial institutions which are licensed to accept deposits. They are equipped with checking facilities and they can also forward loans. तो बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको ऐसा लाइसेंस किया गया है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकें, लोन्स फॉरवर्ड कर सकें, मतलब लोगों को उधार दे सकें, और साथ ही साथ दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग हाउसेज। तो इसलिए चेकिंग फैसिलिटीज भी हम बैंक्स के थ्रू अवेल कर सकते हैं। मतलब यू कैन डिपॉजिट चेक्स इन द बैंक्स, यू कैन एक्सचेंज मनी थ्रू द बैंक्स, ठीक है। तो उनके चेक्स को यूज करके दीज इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, ठीक है। तो बैंक्स किस तरीके से रन करते हैं, बैंक्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक्सेस मनी है और आपको लगता है कि दैट कीपिंग मनी इन योर हाउस एट योर हाउस इज नॉट सिक्योर डिसीजन, ठीक है, इट्स नॉट अ सेफ डिसीजन। तो आप अपना पैसा जाकर के बैंक में जमा करते हो। साथ ही साथ अगर वो पैसा बैंक में जाता है तो आपको कुछ ना कुछ सेविंग्स इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, सेविंग्स पर रिटर्न भी मिलता है। क्या वो पैसा बैंक्स में ही रह जाता है? नहीं, बैंक अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वो पैसा कुछ बोरोवर्स को देते हैं, वो मनी को लेंड करते हैं, उधार देते हैं, राइट। और इसी से बैंक की कमाई होती है, बैंक का बिजनेस ऑपरेशन इसी के बेसिस पर होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएरीज बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। दे ऑफर सर्विसेज लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, lending money, facilitating transactions and providing financial products such as saving accounts and loans and credit cards, ठीक है। इसके अलावा आज हम यूनिवर्सल बैंकिंग अप्रोच के बारे में बात करें तो बैंक्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, बैंक्स के अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स की अपनी सब्सिडियरीज हैं, बैंक्स आपको लाइफ इंश्योरेंस भी ऑफर कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स नाउ दैट बैंक ऑफर। बैंक्स आर नॉट ओनली लिमिटेड टू टेकिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी एंड चेकिंग फैसिलिटीज। आज बैंक बहुत ही वाइड होराइजन में काम कर रहे हैं। तो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये शुरू होती है 1934 से, और उसके भी पहले अगर हम बात करें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम हिल्टन यंग कमीशन, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि किस तरीके से इंडिया में केवल एक ही बैंक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के एक पार्ट को बना दिया गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करेगा, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करेगा। और इसी से एक दूसरा कॉमर्शियल बैंक निकाल दिया गया जिसका नाम हम जानते हैं आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ कॉमर्शियल बैंक, इट्स अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, राइट। वो कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। तो सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग करने के लिए ही हिल्टन यंग कमीशन आया था, राइट। अब हम बात करें तो ये सारे के सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई के अंडर में ही आते हैं। तो आरबीआई इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, राइट। आरबीआई के नीचे अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, वन ऑफ दोज आर शेड्यूल्ड बैंक्स। ये शेड्यूल्ड बैंक्स क्या हैं? ठीक है, तो दे आर शेड्यूल्ड समवेयर, तो दे आर शेड्यूल्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। इसीलिए आरबीआई टेक्स देयर एक्शंस, देयर any kind of actions they take into cognizance, ठीक है। Then there are unscheduled banks as well, ठीक है, जो कि आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल का पार्ट नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में। कॉमर्शियल बैंक्स बहुत तरीके के होते हैं, दे कुड बी पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड, दे कुड बी प्राइवेट सेक्टर ओन्ड, ठीक है। ये बैंक्स फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं, साथ ही साथ ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हो सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शेड्यूल्ड बैंक्स और में कॉमर्शियल बैंक्स को हम काफी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर आर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACS, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। What are scheduled banks? Again, तो scheduled banks are kept under
सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर सेकेंड शेड्यूल में इनको रखा गया। जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल्स हैं, उसी तरीके से हर एक जो भी कानून होता है, जो भी लेजिस्लेशन होता है, जो भी स्टैट्यूट होता है, उसके अपने अपने शेड्यूल होते हैं जहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को रखते हैं, राइट। अ बैंक टू बी लिस्टेड इन द scheduled second schedule of the RBI has to satisfy following two conditions। दो कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है कि भाई पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होनी चाहिए, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनका इसमें कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए का होना चाहिए, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल शुड बी नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज, ठीक है। एंड इट शुड सेटिस्फाई द आरबीआई दैट देयर अफेयर्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन अ डेट्रीमेंटल इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ देयर डिपॉजिटर्स, ठीक है। मतलब ये जो भी कर रहे हैं, इनकी जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी ऑपरेशन है, वो किस लिए हो रहा है? पब्लिक को कहीं ना कहीं उससे फायदा पहुंचना चाहिए। पब्लिक के लिए इनका ऑपरेशन डेट्रीमेंटल नहीं बनना चाहिए कि भाई आपके यहां कुछ डिपॉजिटर्स ने पैसे डिपॉजिट किया कर और आपने उसका क्या कर दिया, आपने बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा उठा करके किसी को उधार में दे दिया, फंस जाएगा पैसा, एनपीए हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एनपीए होगा तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनको आप वो पैसा कैसे वापस करोगे, राइट। तो कोई भी ऐसा एक्शन इन्हें नहीं करना है जो कि डेट्रीमेंटल हो टू द डिपॉजिटर। इज दैट क्लियर? ठीक। इफ एनी शेड्यूल्ड बैंक वायलेट्स दीज कंडीशंस इट गेट्स डीलिस्टेड फ्रॉम द शेड्यूल, राइट। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एज वेल, पीसीए फ्रेमवर्क तुरंत एक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ अ शेड्यूल्ड बैंक गेट्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या होता है भाई? बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई, फैसिलिटी ऑफ लोन्स ऑन बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। रेपो रेट पर लोन मिल जाता है हमारे आरबीआई से इनको जब भी जरूरत होती है। कई बार कुछ पेनाल्टी देनी होती है तो लोन मिल जाता है, लंबे समय के लिए भी लोन मिलते हैं, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं, ठीक है। दे हैव ऑटोमेटिक मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउसेस, मतलब दो बैंक्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है ना, एसबीआई का चेक पीएनबी में डाला, पीएनबी ने क्लियर किया, पीएनबी का चेक एसबीआई में डाला, एसबीआई ने क्लियर किया, तो क्लियरिंग हाउसेस में इनके पास अपनी मेंबरशिप होती है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया कि they are equipped for checking facilities. They have facility of rediscount of first class exchange bills from RBI, right? तो इस तरीके से हमारे पास कई सारी फैसिलिटीज, अगर शेड्यूल बैंक है हम तो हमारे पास हम कई सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या है? They come under banking system in India refer to those financial institutions that don't meet the criteria to be included under second schedule, मतलब पेड अप कैपिटल नहीं है, ठीक है, और their activities are detrimental to the depositors, ठीक है। They being excluded from the scheduled bank means they operate under a different set of regulations as compared to scheduled bank। इनके ऊपर रेगुलेशन आरबीआई का कम होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आरबीआई क्या है? आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी, मतलब टॉप पर बॉडी है, एपेक्स बॉडी इन द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इट इज ओन्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ Indian banking system as well as control issuing and maintaining money supply in the Indian economy, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी पैसा है उसका कंट्रोल, उसकी सप्लाई पर चेक्स लगाना, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, ये सारे के सारे काम आरबीआई के ही हैं, राइट। देन कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल का मतलब कॉमर्स, मतलब प्रॉफिट, ठीक है। बैंक्स विच आर फंक्शनिंग फॉर मेकिंग प्रॉफिट, मतलब उनका काम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। ऑल्दो इंडिया में अगर हम देखें तो 1990s में, 2000 में बैंक्स इतना प्रॉफिट नहीं बना पाते थे क्योंकि बैंक्स के ऊपर रिजर्व रेशियो से रिलेटेड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हाई थे, ठीक है। उनको बहुत हाई रिजर्व रेशियोज मेंटेन करके रखने पड़ते थे। साथ ही साथ उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। 80% ऑफ द मनी दे हैड टू 80% ऑफ द एएनबीसी उनको किसमें खर्च करना पड़ता था? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। एमएसएमई को दे दो, एजुकेशन लोन दे दो, एग्रीकल्चर लोन दे दो, ठीक है। तो इस वजह से बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचता था कि वो कॉमर्स कर सकें, प्रॉफिट मेकिंग कर सकें। बट अभी उनको काफी हद तक फ्री कर दिया गया है और इस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है। दे आर रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो दीज टू एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है, इनका नंबर, इनका हमेशा ईयर भी याद रखना है, राइट। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स की खासियत यह होती है इसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो ओनर्स और कंज्यूमर्स दोनों होते हैं। मतलब कई सारे लोग मिलकर के एक कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं और वो कभी भी उससे पैसा निकाल सकते हैं एंड द प्रॉफिट्स विल बी
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, और जो प्रॉफिट्स बच गए वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के तौर पर उसी कोऑपरेटिव में हमेशा रहते हैं, राइट। तो ऑल द मेंबर्स आर ओनर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स ऑल्सो, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम की, कोऑपरेटिव बैंक्स की जो फैसिलिटीज है वो भी एंजॉय करेंगे और बैंक को लगातार, बैंक की कैपिटल भी बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि रूरल पेनिट्रेशन हमारे कॉमर्शियल बैंक्स का पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर उनको प्रॉफिट मेकिंग करनी है तो कहीं ना कहीं हमें रूरल एरियाज की जगह अर्बन एरियाज में रहना होगा। इसीलिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स हम लाए थे, ठीक है। इनके कई सारे फायदे होते हैं, आसान लोन अवेलेबल होना, डॉक्यूमेंटेशन कम होना, ये सारी चीजें। देन डेवलपमेंटल बैंक्स, डेवलपमेंटल बैंक्स की क्यों जरूरत है हमें? देखो भाई, किसी को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हाउसिंग पर इन्वेस्ट करना है, एंड ही नीड्स 1000 करोड़ रुपीज फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। 1000 करोड़ चाहिए 50 सालों के लिए, 200 करोड़ चाहिए 50 सालों के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पर जो सेविंग्स होती हैं वो 5 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल के लिए होती हैं। बट दूसरी तरफ अगर लेंडिंग करनी है तो 50 साल के लिए चाहिए। तो इसलिए डेवलपमेंटल बैंक्स बनाए गए, जिससे कि सेविंग्स और अगर हम देखें तो ये जो लोन है उसके बीच में मिसमैच हो जाता था। लोन देना है 50 साल के लिए, सेविंग्स केवल 10 साल की, हमारे पास सेविंग्स केवल 10 साल की है, लोन हमें 50 साल के लिए देना है, तो कौन देगा? कॉमर्शियल बैंक्स तो नहीं दे सकते। अगर देंगे तो उनमें क्या होगा? एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ठीक है। एसेट, लोन, लायबिलिटी, सेविंग्स, उनके बीच में मिसमैच होगा। सेविंग्स 10 साल बाद मैच्योर होंगी, वापस देनी पड़ेंगी। 50 साल का कैपिटल जो आपने लेंड कर रखा है वो कैसे दे पाओगे वापस, ठीक है। तो इसलिए एसेट लायबिलिटी मिसमैच की वजह से नए तरीके के बैंक्स बनाए गए, डेवलपमेंटल बैंक्स, जैसे कि आपने नाम सुना होगा नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसके अलावा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रहा मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी, क्या है? डेवलपमेंटल बैंक है। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बनाओ जाकर के। अभी गवर्नमेंट ने बनाया है NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल डेवलपमेंटल बैंक्स, ठीक। इनको इसीलिए बनाया गया था जिससे कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस दे सके विदाउट कॉजिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच इन द बैंक्स, ठीक है। देन दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स। 2013 में हमारी एक कमेटी आई, नचिकेत मोर कमेटी। उसने देखा कि भाई बैंक्स तो एक बैंक सारी की सारी सर्विसेज दे रहा है, तो एक बैंक के लिए सारी की सारी सर्विसेज देना तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाए? एक बैंक से एक ही तरीके की सर्विसेज ली जाए। अगर जरूरत नहीं है कि किसी एरिया में कि हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स हो बैंक के पास, तो हमें वहां पर, अब मान लीजिए पीएनबी है, पीएनबी के पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड भी दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहा है, बैंकिंग फैसिलिटीज भी दे रहा है, बाकी सारी की सारी, ठीक है। तो ये बैंक हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके सारे काम करने के लिए इसको चाहिए एक वर्कफोर्स, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया? पेमेंट्स बैंक बना दिया। जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक आया था, ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक आए हैं, हमारे पोस्ट ऑफिसेज भी पेमेंट्स बैंक की तरीके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंशिएटेड बैंक, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन ही करेगा। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो केवल और केवल स्मॉल फाइनेंसेस ही देंगे। तो दिस वाज सजेस्टेड बाय नचिकेत मोर कमिटी। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग अप्रोच जो है वो नचिकेत मोर कमिटी ने सजेस्ट करी थी इन द ईयर ऑफ 2013। अब भाई बैंक्स तो पढ़ लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है? एनबीएफसीज क्या है? बहुत ज्यादा न्यूज में रही एनबीएफसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होती हैं एनबीएफसीज? सो एनबीएफसीज आर, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, नॉट अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ध्यान दीजिए इस चीज पर, 1956, एंड एंगेज इन एक्टिविटीज सच एज लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, लीजिंग एंड इंश्योरेंस। अब एनबीएफसीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखो भाई, हमारी इकोनॉमी है बहुत बड़ी और हमारी इकोनॉमी में भी है बहुत स्कोप, ठीक है। तो उस स्कोप को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सैचुरेट हो चुका है, बहुत कम वहां पर स्कोप बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहां से भी आप लोन ले सकते हो अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिलता है, ऑल्दो देयर इंटरेस्ट रेट इज हायर, ठीक है। तो हाउ एवर इट डज नॉट फोकस ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस। इनका क्या है? इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड कंपनीज है सारी की सारी एनबीएफसीज है। एलआईसी है, इंश्योरेंस करता है, एनबीएफसी है, राइट। तो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनबीएफसीज हैं। तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल एनबीएफसीज, राइट। एनबीएफसीज आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया but operate within the larger financial framework regulated by the RBI. Some of them are regulated by RBI, some of them are not regulated by RBI. मतलब
सारी की सारी एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, राइट। जैसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है ना जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, उनको करता है आरबीआई रेगुलेट, राइट। 50% ऑफ एन एनबीएफसीज एसेट्स एंड इनकम मस्ट कम फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक। सम एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय अदर बॉडीज लाइक सेबी फॉर मर्चेंट बैंकिंग एंड इरडा फॉर इंश्योरेंस, ठीक। अब भाई बेसल नॉर्म्स क्या है? तो बेसल नॉर्म्स की कहानी बड़ी पुरानी है। बेसल नॉर्म्स क्यों आए, क्यों अपडेट हुए, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखो, बैंकिंग सेक्टर में ना लगातार क्रेडिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, बैंकिंग गवर्नेंस प्रॉपरली नहीं हो रहा था और बैंक्स बहुत ज्यादा क्रेडिट देते थे और क्रेडिट कभी भी रिकवर नहीं हो पाता था। इस वजह से ग्लोबली बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की मीटिंग हुई और एस्टैब्लिश बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इसमें क्या, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की मीटिंग हुई और ये नॉर्म्स बाहर निकल कर आए, ठीक है। हमने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया, ठीक है। तो बेसल 1 जो है वो इश्यू किए गए थे 1988 में, ठीक है। इट फोकस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क, ओनली क्रेडिट रिस्क, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी जो सूरत है वो चेंज होती है और क्रेडिट रिस्क के साथ क्या ऐड हो जाता है, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक। तो क्रेडिट रिस्क, सेटिंग अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 8%, सिंपल 8% आपको क्या करना है, रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% हर वक्त अपने पास रखना है, जिससे कि अगर कोई भी लाइबिलिटी आपके सामने आती है तो उसको आप सेट ऑफ कर सको इससे, ठीक है। बेसल 2 रिवाइज हुए 2004 में आए, रिफाइंड बेसल 1 बाय एड्रेसिंग ऑपरेशनल एंड कैपिटल एंड मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है भाई, मान लीजिए कि हमारी कैपिटल जो है वो सिक्योर है, ठीक है। हमारी जो कैपिटल है वो सिक्योर है, बट फिर भी अगर हम उसका गलत तरीके से यूज करेंगे, जैसे कि हम बहुत ज्यादा ब्रांचेस खोल देंगे, हम बहुत ज्यादा इंप्लॉयज को रख लेंगे अपने आप, तो ऑपरेशनल रिस्क में आ जाएंगे ना हम। हमारी कैपिटल कम हो सकती है, कभी भी हमारे पास रिजर्व नहीं बचेंगे। उसके साथ ही साथ मार्केट रिस्क, आपने अभी देखा पेटीएम का क्या हाल हुआ, डूब गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो कोई भी बैंक डूब सकता है, उसका मार्केट डूब सकता है, तो मार्केट रिलेटेड रिस्क को भी हमें ध्यान देना है। तो बेसल 2 ने बोला कि देयर इज नॉट वन रिस्क, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला कैपिटल रिस्क, दूसरा ऑपरेशनल रिस्क और तीसरा आपका मार्केट रिस्क, ठीक है। और इसके 3 पिलर्स हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिस्क। सुपरवाइजरी रिव्यू किस तरीके से होगा कि कोई ना कोई बॉडी इसको क्या करे, सुपरवाइज करे बैंक्स को, ठीक है। एंड देन मार्केट डिसिप्लिन यू हैव टू फॉलो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इट अलाउज मार्केट डिसिप्लिन टू ऑपरेट बाय रिक्वायरिंग लेंडर्स टू पब्लिकली प्रोवाइड देयर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड रिस्क रेटिंग, ठीक है। हमें अपनी सारी की सारी जो एसेट्स हैं उनकी रेटिंग करनी होगी कि किस एसेट के ऊपर कितना ज्यादा रिस्क है। देन बेसल 3 आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लेहमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ, बर्बाद हुए बैंक्स, उसके बाद आया फिर से बेसल 3 रिवाइज्ड वर्जन, ठीक है। क्या इसके बाद इंडिया ने भी कुछ चेंजेस किए हैं? यस, इंडिया ने भी इसके बाद चेंजेस किए हैं, हमारे यहां भी नई नई बॉडीज बनाई गई, ठीक है। बेसल 3 गाइडलाइंस रिलीज्ड इन 2010 इन द बैकड्रॉप ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, आई एम सॉरी, बेसल 3 2010 में आया, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। The guidelines aim to promote a more resilient banking system by focusing on 4 vital banking parameters: capital, leverage, and funding and liquidity, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि भाई लिक्विडिटी कवर रेशियो पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। क्या होते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? वो बैंक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। अगर वो बैंक्स फेल होते हैं तो पूरी की पूरी इकोनॉमी फेल हो सकती है। आज जैसे हमारे पास SBI, ICICI, HDFC, these 3 banks are systematically important banks. Systematically important banks की एक खासियत होती है कि इनके पास हमारी पूरी इकोनॉमी की 2% सेविंग्स होती है, ठीक है। सो देयर आर 4 बैंकिंग पैरामीटर्स: कैपिटल, रिस्क हो सकता है कैपिटल में, ठीक, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी, राइट। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अगर हमें देखना हो, CRAR देखना हो, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे ऊपर रखो टोटल कैपिटल, उसके नीचे डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। अब रिस्क वेटेज कैसे निकाला जा सकता है कि भाई हमारे पास मान लीजिए कैपिटल के फॉर्म में 100 रुपए, ठीक, उस पर जो है 20% हमारा जो है रिस्क है, तो रिस्क वेटेड एसेट उसमें क्या हो गई, 20 रुपीस की हो गई, ठीक है। तो रिस्क वेटेड एसेट इस तरीके से निकाली जाती है। CRAR इज फिक्स्ड अंडर बेसल नॉर्म्स। तो ऐसा नहीं है कि बेसल नॉर्म्स अपने अपने CRAR अपने हिसाब से बैंक्स बदल सकते हैं। प्रिंसिपल बिहाइंड फिक्सिंग CRAR इज दैट बैंक्स शुड हैव एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ देयर ओन कैपिटल टू कवर रिस्क। अगर मान लीजिए
लेंडिंग करने में, उधार देने में किसी भी तरीके का रिस्क आता है, तो बैंक्स उसको रिकवर कर सकें अपने आप, ठीक है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ CRAR द लोन अमाउंट गिवन इन ईच सेक्टर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द प्रिज्यूम्ड रिस्क परसेंटेज, ठीक है, कि उस पर कितना रिस्क है। मान लीजिए कि मैंने एग्रीकल्चर में एक लोन दिया 100 रुपए का, ठीक, 20% रिस्क परसेंटेज है, ठीक, तो RWA क्या हो गया, रिस्क वेटेड एसेट क्या हो गई, 20 रुपीज। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में मैंने दिया 200 रुपए दिया, रिस्क परसेंटेज 17.5 है, तो कितना हो गया RWA, 35 रुपए हो गया। इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे और पूरे बैंक की बैलेंस शीट में हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर हम CRAR डिसाइड कर सकते हैं। देखिए आगे अपना सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स ये क्या होते हैं, दे आर दोज बैंक्स विच आर टू बिग टू फॉल, दीज बैंक्स आर टू बिग कि ये कभी भी फेल नहीं हो सकते, दे कांट फॉल, दे आर इनफॉलिबल, ठीक। ड्यू टू दिस परसेप्शन दीज बैंक्स एंजॉय सर्टेन एडवांटेजेस इन द फंडिंग मार्केट्स, इनको बहुत ज्यादा आसानी से पैसा मिल जाता है। यूजुअली द बैंक्स whose assets exceed 2% of the GDP of India are considered DSIB। इंडिया के पास अभी फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC बैंक्स हैं जो कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। नियो बैंक्स क्या है, तो दीज आर नियो बैंक्स आर डिजिटल बैंक्स, ठीक है। दे आर बेसिकली फिनटेक फर्म्स दैट सोनली हैव अ डिजिटल प्रेजेंस विदाउट एनी फिजिकल ब्रांच। चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं टू ट्रेडिशनल बैंक्स बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नियो बैंक्स विच डजंट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस, और एक है जिनके पास अपना बैंकिंग लाइसेंस है खुद से, ठीक। एग्जांपल्स क्या है, रेजर पे, जुपिटर, नियो, एपीफाई एंड ओपन बैंक, राइट। इसके साथ ही साथ मैंने एक 2018 का क्वेश्चन भी यहां पर लगाया कि भाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि सही है या गलत है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट द बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे एनी ड्यूज। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो CAR जो है वो फिक्स होता है फॉर ऑल द बैंक्स इन द इकोनॉमी, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है और यहां पर सही आंसर होगा ओनली 1, राइट। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। तो वो कौन सेलेक्ट करता है, हमारा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो सेलेक्ट करता है। आंसर करिएगा कि किस कमिटी ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की रिकमेंडेशन करी थी, ठीक है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग बैंकिंग सिस्टम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर विल बी वीडियोस अपकमिंग ऑन बैंकिंग सिस्टम अगेन एंड अगेन, और कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा जैसे कि सेपरेटली कोऑपरेटिव बैंकिंग के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो इस चीज पर लगातार अपना ध्यान बनाए रखिए कि ये बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लगातार इन वीडियोस से नोट्स भी बनाने हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।